Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Irfanullah Khan and I am working as Assistant Professor in Department of Mathematics, ComSets Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन के सिलसिले का आज हमारा ये 30th लेक्चर है। 30th लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं ताकि लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में एक ब्रिज डेवलप हो सके। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने जो इस कोर्स का लास्ट मॉड्यूल है वो स्टार्ट किया और लास्ट मॉड्यूल में हमारे पास ग्रीन फंक्शंस थे और ग्रीन फंक्शंस के बारे में अगर हम देखें तो जितने भी मेथड्स हैं उनमें इम्पॉर्टेंट मेथड है फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिक जो प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीन फंक्शंस वो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। शुरू के लेक्चर्स में भी आपने देखा कि किस तरीके से हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व किया। इस केस में भी जब ग्रीन फंक्शंस की हम बात करते हैं तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करते हैं। अब वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम चाहे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से हैं या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। हमारा ये कोर्स इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड है। मोस्टली इसमें हम इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस केस में भी हमारी कोशिश ये होगी कि ग्रीन फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए बाउंड्री वैल्यूज और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को हम इंटीग्रल इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो नॉर्मली होता यही है कि इस ख़ास मॉड्यूल में हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी तरीके से ग्रीन फंक्शंस को फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकें। अब वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में बेसिकली रिड्यूस क्या होंगी, वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स या ग्रीन फंक्शन की डेफिनेशंस की कि ग्रीन फंक्शन किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं और इन केस के हमने ग्रीन फंक्शंस को रिड्यूस करना है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में। तो यहाँ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन में जो कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है, नॉर्मली जिसे हम k ऑफ एक्स टी कहते हैं, वो k ऑफ एक्स टी ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन होगा। जैसा कि आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन किए और ऑपरेटर्स में सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर डिफाइन किया कि किस तरीके से सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर वर्क करते हैं, उनके मीनिंग्स क्या हैं। उसकी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इन अप्लाइड मैथमेटिक्स वो हमने डिस्कस की और वो एग्जांपल SL सिस्टम और स्टर्म ल्यूविली सिस्टम और प्रॉब्लम, जो कि इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स की। दो प्रोपोजिशंस डिफाइन की थी। वन कि अगर हमारे पास आइगन फंक्शंस हैं um of x एंड un of x corresponding to two distinct आइगन वैल्यू lambda m एंड lambda n रिस्पेक्टिवली, तो उस केस में हमारे पास जो आइगन फंक्शंस हैं um एंड un वो ऑर्थोगोनल रिलेटिव होंगे टू वेट फंक्शन। वेट फंक्शन जिसे हम रो ऑफ एक्स की फॉर्म में डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। और लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने इम्पॉर्टेंट
कंस्ट्रक्शन के बारे में कि किस तरीके से ग्रीन फंक्शन को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू किया था वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के बारे में। तो आज का लेक्चर का बाकायदा आगाज़ हम उसी कंस्ट्रक्शन से शुरू करेंगे जिसका जिक्र हमने लास्ट लेक्चर में किया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन। By variation of parameters. यहाँ से आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होना है। टू फाइंड the green function g of xi or g of xi by using variation of parameters of the following non-homogeneous boundary value problem d by dx of r of x into du by dx plus q of x plus lambda rho of x, where rho of x is weight function, u equals to f of x, which is equation 1, subject to the boundary condition alpha 1 u of a plus alpha 2 u dash of a equals to 0, which is equation 2, and beta 1 u of b plus beta 2 u dash of b equals to 0, which is equation 3. Now consider the homogeneous problem or associated homogeneous problem to non-homogeneous equation d by dx r of x du by dx plus q of x plus lambda rho of x u of x equals to 0, which is equation 4, subject to the conditions alpha 1 u of a plus alpha 2 u dash of a equals to 0, and beta 1 u of b plus beta 2 u dash of b equals to 0, equation 5. Let v1 of x and
v2 of x be two linearly independent solutions of equation 4. Then according to variation of parameter meter method, we write the solution u of x equals to a1 of x v1 of x plus a2 of x v2 of x, which is equation 6, where the coefficients are parameters a1 of x and a2 of x are to be determined in equation 6. U of x is the solution of non-homogeneous equation or non-homogeneous problem consisting of equations 1 to 3. इक्वेशन 6 में जो सॉल्यूशन u ऑफ x गिवन है, बेसिकली वो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 to 3 जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम डिफाइन है उसका भी सॉल्यूशन है. फॉर नाउ we will assume that neither of the solutions v1 of x or v2 of x of equation 1 satisfies both the boundary conditions 2 and 3 at x equals to a and x equals to b respectively. Differentiating equation 6, we obtain u of x
equals to a1 of x v1 dash of x plus a2 of x v2 dash of x plus a1 dash of x v1 of x plus a2 dash of x v2 of x, which is equation 7. We select a1 dash of x v1 of x plus a2 dash of x v2 of x equals to 0, which is equation 8. To reduce, the second order differentiation of operator L on the unknown function parameters a1 of x and a2 of x to a first order differentiation. Thus, equation 7 becomes, with help of 8, last two terms set equals to 0, then equation 7 reduced to u dash of x. Thus, equation 7 becomes u dash of x equals to a1 of x v1 dash of x plus a2 of x v2 dash of x, which is equation 9. Using equation 9 in equation 1, we get d by dx r of x du by dx basically u dash of x है, a1 of x v1 dash of x plus a2 of x v2 dash of x plus q of x plus lambda rho of x, a1 of x v1 of x plus a2 of x v2 of x equals to f of x, implies a1 of x d by dx r of x v1 dash of x plus a1 dash of x r of x v1 dash of x plus a2 of x d by dx
r of x v2 dash of x plus a2 dash of x r of x v2 dash of x plus a 1 of x into q of x plus lambda rho of x v1 of x plus a2 of x into q of x plus lambda rho of x v2 of x equals to f of x, which is equivalent a 1 of x into d by dx r of x v1 dash of x plus q of x plus lambda rho of x into v1 of x plus a2 of x into d by dx r of x v2 dash of x plus q of x plus lambda rho of x into v2 of x plus a 2 dash of x r of x v2 dash of x plus a 1 dash of x r of x v1 dash of x equals to f of x, which is equation 10. Since v1 of x and v2 of x are solution, equation 4, therefore d by dx of r of x d v1 over dx plus q of x plus lambda rho of x v1 of x equals to 0 and d by dx of r of x dv2 by dx plus q of x plus lambda rho of x v2 of x equals to 0, which is equation 11. Making use of equation 11 into equation 10, we get a1 of x into 0 plus a2 of x into 0 plus a1 dash of x r of x v1 dash of x plus a2 dash of x r of x v2 dash of x equals to f of x, or
taking r of x common, a1 dash of x v1 dash of x plus a2 dash of x v2 dash of x equals to f of x, implies a1 dash of x v1 dash of x plus a2 dash of x v2 dash of x equals to f of x over r of x not equals to 0 is equation 12. Determination of a1 dash of x and a2 dash of x from equation 8 and 12. इक्वेशन 8 में क्या था हमारे पास, a1 डैश ऑफ x v1 ऑफ x प्लस a2 डैश ऑफ x v1 ऑफ x इक्वल्स टू 0 हमने सेट किया था फर्स्ट ऑर्डर में रिड्यूस करने के लिए. डिटर्मिनेशन ऑफ a1 डैश ऑफ x एंड a2 डैश ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 12 by using Cramer's rule. We get a1 dash of x equals to 0 f over r v2 dash divided by v1 dash v2 dash implies a1 dash of x equals to 0 into v2 dash 0 v2 f of r f of x into v2 of x divided by r of x into v1 v2 dash minus v2 v1 dash. R implies a1 dash of x equals to plus f of x v2 of x divided by r of x into v2 of x v1 dash of x पहले लिख लें माइनस v1 ऑफ x v2 डैश ऑफ x. इस फॉर्म में आप उसे डिफाइन करें या इस फॉर्म में, दोनों ही मैथड ठीक हैं, विच इज इक्वेशन 13. अगेन फ्रॉम equation 8 and 12 we have a2 dash of x equals to v1 dash 0 f over r divided by v1 dash v2 dash implies a2 dash of x equals to f of x into v1 of x over r of x into v1 v2 dash minus v2 v1 dash. R a2 dash of x equals to f of x
v1 of x whole divided by r of x into v1 of x v2 dash of x minus v2 of x v1 dash of x, which is equation 14. For self adjoint operator L, VLU minus ULV equals to d by dx r of x v of x u dash of x minus u of x v dash of x, equation 15, exact differential. In present case, v2 L v1 minus v1 L v2 equals to minus d by dx r of x into v1 of x v2 dash of x minus v2 of x v1 dash of x, which is equation 15a. From equation 11, we have v2 L v1 minus v1 L v2 equals to 0, which is equation 16. Thus equation 15a becomes d by dx of r of x v1 of x v2 dash of x minus v2 of x v1 dash of x equals to 0. Integration yields r of x into v1 of x v2 dash of x minus v2 of x v1 dash of x equals to b some constant, which is equation 17. With the help of equations 13, 14 and 17, we can write a1 dash of x equals to minus 1 over b f of x v2 of x and a2 dash of x equals to 1 over b f of x v1 of x, which are equation 18 and 19. इक्वेशन 13 में हमारे पास फॉर्म क्या थी, a1 डैश ऑफ x इक्वल्स टू f of x और माइनस f of x v2 of x डिवाइडेड बाय r of x इंटू v1
of x v2 dash of x माइनस v2 of x v1 dash of x। तो यहाँ इक्वेशन 17 में वही वैल्यू किसकी इक्वल है, b की इक्वल। और जब हमारे पास वो फॉर्म डिनोमिनेटर में है तो उसी रिस्पेक्ट से हमने b को भी डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखा। a1 of x a1 dash of x equals to -1 over b and a2 dash of x equals to 1 over b, which are represented in equation 18 and 19 upon integration the above equation 18 and 19 we have a1 of x equals to -1 over b c1 x f of xi v2 of xi dxi, which is equation 20, and a2 of x equals to plus 1 over b integral c1 to x f of xi v1 of xi dxi, which is equation 21, where c1 and c2 are arbitrary constants to be determined from the boundary conditions on a1 of x and a2 of x respectively. From equation 5, alpha 1 u of a plus alpha 2 u dash of a equals to 0, making use of 6 and 9 in the above equation means u of a and u dash of a. Equation 6 is solution of non-homogeneous problem consisting equation 1, 2, 3, and u dash of x or u dash of a in equation 9. Alpha 1 into u of a, a1 of a v1 of a plus a2 of a v2 of a plus alpha 2 a1 of a v1 dash of a plus a2 of a v2 dash of a equals to 0, taking a1 of a common, alpha 1 v1 of a plus alpha 2 v1 dash of a a2 of a
into alpha 1 v2 of A plus alpha 2 v2 dash of A equals to 0, which is equation 22. Assuming that v2 of x satisfy the boundary condition five, then alpha 1 A1 of A into alpha 1 V1 of A plus alpha 2 V2 of A, then alpha 1 V2 of A plus alpha 2 V2 dash of A equals to 0, while V1 of X does not satisfy the condition, implies alpha 1 V1 of A plus alpha 2 V1 dash of A not equals to 0. Equation 22 becomes A1 of A into alpha 1 V1 of A plus alpha 2 V1 dash of A equals to 0. Since this value not equals to 0 और प्रोडक्ट 0 हो तो प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, ए बी इक्वल्स टू 0 implies A equals to 0 or B equals to 0, both at a time not equals to 0. This implies that A1 of A equals to 0, which is equation 23. Making use of 23 in equation 20, A1 of A equals to 0 implies A1 of A equals to minus 1 over B integral C1 to A f of xi v2 of xi dxi implies C1 equals to A. Thus equation 20 becomes A1 of x equals to minus 1 over B C1 to A f of xi v2 of xi dxi, which is equation 24. Now in the same lines are in continuity, again from equation 5 we get beta 1 u of B plus beta 2 u dash of B equals to 0.
This implies beta 1 A1 of B V1 of B plus A2 of B V2 of B plus beta 2 A1 of B V1 dash of B plus A2 of B V2 dash of B equals to 0 implies A1 of B into beta 1 V1 of B plus beta 2 V1 dash of B plus A2 of B into beta 1 V2 of B plus beta 2 V2 dash of B equals to 0, which is equation 25. Assuming V1 of X satisfies equation 5, we get beta 1 V1 of B plus beta 2 V1 dash of B equals to 0 and beta 1 V2 of B plus beta 2 V2 dash of B not equals to 0 implies A2 of B equals to 0, since the above equation beta 1 V2 of B plus beta 2 V2 dash of B equals to 0 is equation 26. From equation 21, equation 21 and 26 we can write A2 of B equals to 1 over B C2 to B f of xi V1 of xi dxi equals to 0 implies C2 equals to B, which is equation 27. Thus 21 implies A2 of x equals to 1 over B integral B to x f of xi V1 of xi dxi, which is equation 28. Equation 6 24 and 28 we arrive at u of x equals to minus 1 over b v1 of x integral a to x f of xi v2 of xi dxi plus 1 over b
v2 of x v2 x f of xi v1 of xi d xi equals to minus 1 over b v1 of x a to x f of xi v2 of xi dxi minus 1 over b v2 of x x to b f of xi v1 of xi d xi. ये फॉर्म आ गई हमारे पास इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर बी, और इस माइनस 1 ओवर बी को अगर हम इंटीग्रल साइन के अंदर लिखें, इंटीग्रल माइनस 1 ओवर बी ए टू एक्स, बेशक अगर माइनस हम बाहर भी ले लें, f of xi v2 of xi v1 of x minus x to b 1 over b f of xi v2 of x v1 of xi d xi equals to, taking minus common, a to b g of x xi f of xi d xi, which is equation 29, where g of x xi equals to 1 over b v1 of x v2 of xi 1 over b v2 of x v1 of xi and a less or equals to x less xi, which is equation 30, is the required Green's function given in equation 30, which is termed as kernel of integral equation or kernel of Fredholm integral equation. Dear students, आपने देखा कि किस तरीके से हमने ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया विद द हेल्प ऑफ और बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। और अगर थोड़ा सा लास्ट लेक्चर के साथ कंपैरिजन करें, जब हम ग्रीन फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे तो उसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर आपको याद हो, वो हमने लिखा था y ऑफ x इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल a टू b g ऑफ x xi f ऑफ
एक्साई। और उससे रिलेटेड ये बात भी कोट की थी कि कुछ आथर्स उसे माइनस जी ऑफ एक्स एक्साई लिखते हैं और कुछ आथर प्लस जी ऑफ एक्स एक्साई। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है उस नॉन होमोजीनियस टर्म पे जो हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स, कि हमने एक्स एक्साई लेना है और पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और एक्स एक्साई नेगेटिव वैल्यू डिफाइन करनी है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था इस लेक्चर का और मेन टॉपिक इस मॉड्यूल का कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्रीन फंक्शन वाया बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो इस कंस्ट्रक्शन में कंप्लीट आपने देखा जिसमें हमने ग्रीन फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया। हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लिए और उस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को रिड्यूस करके ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में लिखा और जो जनरल फॉर्म या जनरल सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन हम डिफाइन करते थे विच इज इन इक्वेशन 6 इन द प्रीवियस लेक्चर, y of x equals to minus g of x xi which is depend on f of x or minus f of x of f of x। पॉजिटिव इसी वजह से हम साइन कहते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद एट द एंड हमने रिजल्ट शो किया कि हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है वो बेसिकली इस चैप्टर में इस मॉड्यूल में मेजर काम जो करेगा एज ए टूल। तो मेन हमारे पास जो वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन है और ग्रीन फंक्शन वो कर्नल ऑफ एक्स टी ही हमने एज्यूम करना है कि कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन के ऑफ एक्स टी अब हमारे पास किस फॉर्म में आया इन टर्म्स ऑफ ग्रीन फंक्शंस। और ग्रीन फंक्शंस किस तरीके से बनाए जाते हैं या किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद है इस लेक्चर से आपको काफ़ी सैर फ़ायदा हुआ होगा और इस चीज़ का भी आइडिया आपको हुआ होगा कि किस तरीके से हम ग्रीन फंक्शन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के मेथड से हल कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि इक्वेशन 30 में हमारे पास जी ऑफ एक्स एक्साई जिसे हमने ग्रीन फंक्शन का नाम दिया, ग्रीन फंक्शन हमने कंस्ट्रक्ट किया कि किस तरीके से ग्रीन फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वाया वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। और बेसिक जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस पे। अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो सकती हैं, इंटीग्रल इक्वेशन भी हो सकती हैं। इसी तरीके से कि ग्रीन फंक्शन की कंस्ट्रक्शन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड जो को इजी मेथड या सिंपलेस्ट फॉर्म हम डिफाइन करते हैं उससे रिलेटेड हमने किया। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिफाइन करना है या नेक्स्ट लेक्चर जो हम स्टार्ट करेंगे एक और स्पेशल टाइप हमने पढ़नी है और उस स्पेशल टाइप का नाम आइगन फंक्शन एक्सपेंशन मेथड है। आइगन फंक्शन एक्सपेंशन मेथड से भी हम नॉर्मली ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो ग्रीन फंक्शन बेसिक वही है जो हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से डिफाइन करते हैं। जैसा कि रिव्यू ऑफ प्रीवियस लेक्चर में इस लेक्चर के आगाज़ में बताया कि हमारा ग्रीन फंक्शन में काम क्या है या ग्रीन फंक्शंस हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ग्रीन फंक्शंस किस वजह से ज़रूरी हैं। तो बेसिकली ग्रीन फंक्शंस एक ऐसी टेक्निक हमें प्रोवाइड करते हैं कि बाज़ औक़ात अगर हम किसी डिफरेंट टेक्निक से
बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को टैकल ना कर सक रहे हों, तो ये ग्रीन फंक्शन की फॉर्म से हम उन इक्वेशंस को जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में है हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में या आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास एट द एंड सॉल्यूशन किस फॉर्म में आया, u ऑफ x इक्वल्स टू माइनस a टू b g ऑफ x xi f ऑफ xi d xi। अगर कुछ प्रीवियस स्लाइड्स पे हम देखें तो प्रीवियस स्लाइड्स पे आपको आइडिया होगा कि हमारे पास ये वैल्यू बेसिकली किस चीज़ की आ रही है, u1 ऑफ x की, और u1 ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्रीन फंक्शन हमने डिफाइन की, जो कि सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास किस फॉर्म में आई, a2x u ऑफ x, और इसमें पॉजिटिव वैल्यू को हमने नेगेटिव कैसे बनाया, चेंज ऑफ ऑर्डर और रिवर्स द इंटीग्रेशन लिमिट्स, कि जो अपर लिमिट थी उसे हम लोअर पोजीशन पे ले आए और लोअर लिमिट को अपर पोजीशन पे, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज की, a टू c इक्वल्स टू माइनस c टू a, कि जब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे तो पहले के रिस्पेक्ट से दूसरी वैल्यू का रिजल्ट क्या आएगा, माइनस की फॉर्म में और अपोजिट साइन के साथ। तो प्रीवियस स्लाइड पे आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन था 1/b, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या थी, b टू x। इस केस में हमारे पास x टू b है, तो इस रूल के मुताबिक हमने क्या किया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन अप्लाई किया। नेगेटिव साइन किस वजह से अप्लाई किया, ताकि हम इसे सिमेट्रिक कर्नल की फॉर्म में डिफाइन कर सकें और फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज कर सकें कि इंटीग्रल a टू b इक्वल्स टू इंटीग्रल a टू x इंटू x टू a, इंटीग्रल प्लस की फॉर्म में हम डिफाइन कर सकें। जब ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो हमारे पास उसका साइन भी नेगेटिव होगा और साइन चेंज होके मिलेगा। तो नेगेटिव साइन a टू x x टू b, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते बाद हमारे पास u ऑफ x और सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किस फॉर्म में आया, माइनस इंटीग्रल a टू b g ऑफ x xi f ऑफ xi dxi, वेयर g of x is defined or g of x xi is defined for x lies between xi and b, 1/b v1 of x v2 of xi, and x lies between a to xi, 1/b v2 of x into v1 of xi। तो आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा कि किस तरीके से हम ग्रीन फंक्शन को बना सकते हैं, ग्रीन फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड। और इस मेथड में आपने देखा होगा हमने कुछ सिंप्लीफिकेशंस की हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल यूज़ नहीं किया, वही बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से मिली और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में, उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को रिड्यूस करके इक्वेशन 29 की फॉर्म में लिखा, और इक्वेशन 29 में जो ग्रीन फंक्शन g ऑफ x xi से डिनोट हो रहा है उसे हमने पीस वाइज डिफाइन कर दिया। फॉर x लाइज बिटवीन xi टू b, xi to b, where xi is a dummy variable, then value of green function at x lies between xi and b equals to 1/b v1 of x into v2 of x। और सेकेंड वैल्यू जब x लाई कर रहा है बिटवीन a एंड xi, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1/b
v2 of x, v1 of xi, which is denoted by equation 30, and equation 30 is the required green function which is termed as kernel of integral equation or kernel of k of xt. Dear students, आज का लेक्चर का इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में ग्रीन फंक्शंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने डील करनी है और बेसिक प्रॉपर्टीज़ डील करने के साथ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड को अप्लाई कर सकते हैं ऑन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू रिड्यूस इन फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन. और इसी इक्वेशन को अगर मैं देखूं u of x equals to minus a to b g of x xi f of xi d xi, तो यहाँ से मुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है. होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन उसे हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं u of x equals to इंटीग्रल a to b f of x और k of x t into u of t dt. तो ये भी हमारे पास कुछ उससे मिलती जुलती फॉर्म ही बन रही है. तो डिफरेंट एग्जांपल्स और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली और एग्जांपल किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी हो, नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.